जी, आपका फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसा कि अभी हम लोग 17th बीपीएससी के मेंस के लिए एक सीरीज चलाए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी इंटरनेशनल रिलेशंस को देख रहे हैं, जिसमें आज डे 3 है, यानी कि तीसरा आज का सेशन है। इससे पहले 2 सेशन हो चुकी है, जिसमें हम लोग देख चुके हैं एक तो भारत और बांग्लादेश के बीच कैसा संबंध है, उसके बाद हम लोग देखे थे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कैसा संबंध है, और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं भारत और जर्मनी के साथ कैसा संबंध है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो अभी रिसेंटली में जो काफी ज्यादा चर्चा में है, जो दोनों देश एक साथ कोई ना कोई किसी प्रकार के एक साथ बैठे हैं, मतलब किसी ना किसी संगठन से जुड़े हैं या किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, वैसे वैसे देश के साथ हम लोग लगातार एक सीरीज के माध्यम से कंप्लीट करते चल रहे हैं, है ना। और जर्मनी के साथ देखेंगे इनके बीच क्या संबंध है, कैसा संबंध है, क्या चुनौती देखने को मिल रही है, और किन क्षेत्रों में कैसा इसके साथ संबंध है, ये भी देखेंगे। उसके बाद आगे की राह क्या हो सकता है, जैसे इन दोनों के देशों के बीच हम लोग राह को देखेंगे कि जैसे ये दोनों देशों के बीच मित्रता जो और गहरी हो, इसके क्षेत्र में भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो भी पिछले 2 सेशन को नहीं देखें उसको जरूर देख लीजिएगा। इसका एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया है, बीपीएससी जीएस पेपर 1 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात हम लोग ये जो है समझेंगे कि आखिर ये सुर्खियों में क्यों है, चर्चा में क्यों है। देखिए, मैंने आपको अब शुरुआत में क्या कहा, जो अभी कहीं ना कहीं किसी न किसी संगठन या किसी क्षेत्र में दोनों के बीच कोई ना कोई वार्तालाप हुआ हो, तो वो चर्चा में है। उसी को लेके हम लोग का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये जर्मनी के चांसलर जो है वो भारत के आधिकारिक यात्रा के तौर पर भारत आए थे पिछले साल 2024 में। और उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत और जर्मनी के बीच जो ना द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना था। यानी कि भारत में जो है ना, जर्मनी के चांसलर भारत आए थे 2024 में, है ना, 2024 में जो आए थे। और ये आने का मकसद क्या है, जैसे कोई भी आप मान के चलो, प्रधानमंत्री अपने मोदी जी जो जाते हैं कहीं देश, कहीं और किसी और देश के साथ, जैसे कि बहुत सारे देश लगातार चलते रहते हैं, तो वहां जो जाते हैं तो कोई ना कोई मकसद तो होगा ना, कि ऐसे घूमने चले जाते, ऐसा नहीं है। तो उसी प्रकार जर्मनी के चांसलर भारत आए और इन दोनों के बीच जो है ना एक संबंध स्थापित करना चाहते हैं, जिसका नाम है द्विपक्षीय संबंध है। ठीक है, तो इसको मजबूत करने के लिए वे वहां के चांसलर जो है ना भारत आए थे। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अभी जर्मनी के चांसलर कौन है ना, जर्मनी के चांसलर कौन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद आगे हम लोग चर्चा करते हैं। आगे क्या है, आगे क्या कहा जाता है, जर्मनी के चांसलर की भारत यात्रा के मुख्य बिंदु, यानी जो चांसलर भारत आए थे, इन दोनों के बीच क्या क्या हुआ था, इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, 2024 को भारत और जर्मनी के बीच सामरिक साझेदारी की 25 वर्षगांठ के रूप में मनाया है। यानी कि 2024 में क्या हुआ था, इन दोनों के बीच एक साझेदारी किया गया था, जिसको कहते हैं सामरिक साझेदारी। तो 25 साल पूरा हो गया है, मतलब इसकी शुरुआत जो है ना 2000 में हुआ था, और 2000 में हुआ था, 2000 से स्टार्ट हुआ, तो एक तो स्टार्ट हो गया। उसके 2024 में जो है ना ये क्या हो गया, टोटल 24, एक तो ये हो गया, उसका 24 बराबर 25 साल, यानी कि 25 साल हो गया। तो इसीलिए 25वीं वर्षगांठ जो है ना इन दोनों के बीच मनाया, है ना। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ये आंकड़ा ध्यान रखना। उसके बाद कहा जाता है दोनों देश के बीच हस्ताक्षरित वैज्ञानिक अनुसंधान हो गया, उसके तकनीकी विकास में सहयोग और अंतर सरकारी समझौते पर जो 50वीं वर्षगांठ 2024 में मनाई गई है। मतलब ये क्या, देखिए क्या इंपॉर्टेंट क्यों बन रहा है। एक तो पहली बात तो ये सामरिक साझेदारी जो है इसकी 25वीं वर्षगांठ हुआ है ना, जो 2000 में स्टार्ट हुआ था, इन दोनों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। उसी प्रकार जो है जैसे आपका वैज्ञानिक अनुसंधान है ना, वैज्ञानिक अनुसंधान हो गया, तकनीकी विकास में सहयोग पर अंतर सरकारी समझौता हो गया, इसकी 50वीं वर्षगांठ हो गया है। तो आप ध्यान दे सकते हैं, है ना, लगभग 1974-75 में ये जो है वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास के बारे में इन दोनों के बीच समझौता किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है, जो 25 साल और 50 साल दोनों एक साथ पूरा किया है 2025 में, तो इसलिए भी ये जो है ना ये दोनों टॉपिक जो है ना इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। तो इसी प्रकार आगे क्या कहा जा रहा है, आगे है जर्मनी चांसलर की भारत यात्रा के दौरान 7वें अंतर सरकारी परामर्श का आयोजन किया गया। इस दौरान नवीकरणीय ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया,
उसके बाद क्वांटम प्रौद्योगिकी हो गया, उसके बाद अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत जर्मनी नवाचार और प्रौद्योगिकी साझेदार को रोड मैप की शुरुआत की गई है। देखोगे, अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कोई भी देश के बारे में अगर पूछे ना तो उन दोनों देशों के बीच में आप ये पॉइंट जरूर ऐड कर दीजिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के बारे में जरूर ऐड कीजिएगा। और जो ये अंतरिक्ष अन्वेषण है ना, ये अंतरिक्ष अन्वेषण लगभग आप इनको भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखिएगा आप भारत जो है ना, भारत कोई भी देश के साथ अभी एआई जो काफी ज्यादा चर्चा में है ना, हर क्षेत्र में लगभग देखोगे एआई है। तो आप पिछले ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी मैंने इस टॉपिक को ऐड देखा था, बताया था, है ना, उसी प्रकार इसमें भी आप ऐड कर सकते हो। ये सब आपका जो ना क्या होता है, बेसिक बातें हैं, तो आप इसको ऐड कर सकते हो अगर आपको नया टॉपिक मिल जाए कोई अदर देश के साथ। हाँ, लेकिन ऐसा ना हो कि मतलब उन देशों के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी होगा ही आपको, है ना, तो उनसे आप ये आंसर राइटिंग कर सकते हो, यही होता है ना, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में क्या कहा जाता है, भारत जर्मनी के बीच क्या साझेदारी का क्या महत्व है ना, इसके महत्व को भी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए क्या हुआ था, व्यापार और निवेश। अभी रिसेंटली एक आंकड़ा आया है दोनों देशों के बीच, उसमें क्या कहता है कि यूरोपीय देशों में, देखिए जर्मनी कौन से महाद्वीप में है, यूरोप में है ना, इसको हम लोग चर्चा करते हैं। पहली बात देखिए, ये यूरोप में है, आप देखो, मैं यहाँ पे देख सकते हो मैप में, मैं छोटा कर दे रहा हूँ, है ना, आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए ये यूरोप महाद्वीप है ना, इसको छोड़िए, इसको आप जूम कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ आपका हो जाएगा जर्मनी आपको दिख रहा होगा, यहाँ जर्मनी है। इधर देखोगे आप डेनमार्क है, इसके बाद पोलैंड है ना, उसके बाद आपको ऑस्ट्रिया हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, उसके बाद ये आपका बेल्जियम हो गया, उसके बाद यहाँ पे आप देखो नीदरलैंड हो गया, है ना, इधर हो गया यूके हो गया। ये सब जो देश है ना, ये सारे के सारे देश यूरोप महाद्वीप में है। तो यूरोप महाद्वीप में जो है ना, जितने भी पूरे देश हैं उनमें से जर्मनी का जो है ना, सिर्फ जर्मनी का बताया जा रहा है। तो ये भारत जो ना, ये सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। भारत जो ना सबसे बड़ा साझेदारिक व्यापार देश है यूरोपीय देशों में। ये ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय देशों में जितने भी है उनमें जो ना जर्मनी देश है, जर्मनी का जो ना सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन है, भारत है। यहाँ लिखा है यूरोपीय देशों में जर्मनी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। उसके प्रकार वर्ष 2023 में भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो है ना 33.33 बिलियन डॉलर का हुआ था। 33.33 बिलियन डॉलर का हुआ था। आपको याद होगा मैंने लगभग बांग्लादेश में ये बताया था, बांग्लादेश के बीच मैंने बताया था लगभग 16 बिलियन डॉलर, है ना, 16 बिलियन डॉलर। उसी प्रकार जो पिछले सेशन में मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया था, उसमें आपको बताया था मैंने 30 बिलियन डॉलर। और जर्मनी के बाद में देखोगे तो जर्मनी का द्विपक्षीय व्यापार जो है लगभग 33.33 है ना, 33.33 बिलियन डॉलर है। तो यह आंकड़ा कहीं ना कहीं अभी पिछले सेशनों के माध्यम से ये ज्यादा है ना, इसलिए ये दोनों देशों के बीच ये साझेदारी के बारे में समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी समझ चुके होंगे और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है इसको आप समझते हैं। आगे में क्या है, आगे है जर्मनी भारत में एफडीआई का 9वां सबसे बड़ा स्रोत है, यानी जर्मनी जो है ना भारत में एफडीआई का 9वां सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, उसी प्रकार अप्रैल 2000 से दिसंबर 2023 के बीच जर्मनी ने भारत में कुल 14.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रत्यक्ष निवेशी निवेश किया था। मतलब इसके क्या कहने का तात्पर्य है, जैसे आप देखोगे 2000 से, है ना, 2000 से अभी रिसेंटली जो है दिसंबर 2023 जो बीता है, इन दोनों के इन सालों में इनके आंकड़ा निकाले गए हैं। उसमें क्या क्या है, जर्मनी ने क्या किया था, इसमें भारत में निवेश किया था। टोटल कितना निवेश किया, लगभग 14.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 14.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है निवेश किया था भारत में, कौन, जर्मनी। ये आंकड़ा कब तक का है, अप्रैल 2000 से आपका दिसंबर 2023 तक, है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे कहा जा रहा है जर्मनी को भारत के विशाल और बढ़ते उपभोक्ता बाजार का लाभ मिल रहा है, यानी कि जर्मनी को जो है भारत के विशाल और बढ़ते उपभोक्ता का बाजार का लाभ मिल रहा है। भारत अभी क्या है, उभरता हुआ देश है, विकासशील देश में है ना, ये काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। तो इसमें आपको जर्मनी का सहायता मिल रही है, जर्मनी को मदद मिल रहा है भारत से, तो ये बताया जा रहा है। उससे इसके अतिरिक्त जो है ना, इसके अलावा और क्या है, भारत जर्मनी की बड़ी संख्या में कुशल श्रम उपलब्ध करा रहा है, यानी कि भारत जो है ना जर्मनी को एक बड़ी मात्रा में बहुत अच्छी तरीके से कुशल श्रम की व्यवस्था भी करवाया जा रहा है, उपलब्ध करवाया जा रहा है।
भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाया जा रहा है, जर्मनी के लिए भी जो कि जर्मनी के लिए भी लाभप्रद है। भारत क्या करता है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, आप देखोगे ना भारत, आप देखोगे हर क्षेत्र में डिजिटल किया जा रहा है। तो उसी प्रकार भारत प्रोग्रेस कर रहा है। प्रोग्रेस के दरमियान क्या होगा, इससे क्या होगा, जर्मनी को भी फायदा होने वाली है ना। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। उसी प्रकार कहा जाता है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या है, जलवायु और साधारण तरीके। इसमें क्या है, 2023 की हरित और सतत विकास साझेदारी के अंतर्गत जर्मनी ने भारत को सौर ऊर्जा और एग्रो इकोलॉजी जैसी परियोजनाओं के लिए 10 बिलियन यूरो की सहायता देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यानी कि जर्मनी क्या है, लगभग जो ना 10 बिलियन यूरो, यानी कि जर्मनी में क्या होता है, मुद्रा वहां पे यूरो है ना, 10 बिलियन यूरो की सहायता देने की प्रतिबद्धता इन दोनों देशों के बीच हुआ था। उसी प्रकार कहा जाता है, भारत के नेतृत्व में शुरू की गई आपदा रोधी और अवसंरचना गठबंधन, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जर्मनी भी शामिल है। मतलब एक संगठन है, दो संगठन में जर्मनी और भारत दोनों के दोनों शामिल हैं। उनमें से एक संगठन का नाम है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे, क्या कहा जाता है, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA। अभी ये दोनों देशों के जो ना, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्षता भारत किया था अभी रिसेंटली, इसको भी पता होगा, है ना। तो इसमें आप इसको भी ऐड करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये दोनों देश में जो, ये दोनों संगठन में क्या है, भारत और जर्मनी दोनों के दोनों शामिल हैं, है ना। तो इसको आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे भारत और जर्मनी के संबंधों का विकास यानी कि प्रोग्रेस जो किया था, उसके क्रम को भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे 1991 में क्या हुआ था, 1991 में भारत और जर्मनी के बीच राजनयिक संबंध को स्थापित किया गया था। कब, 1951 में। उसी प्रकार 2000 में देखोगे तो राजनयिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। उसके 2005 में है भारत जर्मनी सलाहकार समिति की स्थापना की गई थी 2005 में। उसी प्रकार 2011 में कहा है, सरकार प्रमुखों के स्तर पर द्विपक्षीय बैठक हेतु अंतर सरकारी परामर्श की शुरुआत की थी। और रिसेंटली 2019 में क्या हुआ है, IIGC के तहत इंडो जर्मन 1.5 ट्रैक डायलॉग की शुरुआत की गई है। ये सब आप देखोगे क्रम है ना। तो इसको भी आप ऐड कर सकते हो। उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, आगे कहा जाता है प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में ये दोनों देशों के बीच कैसा संबंध है, इसके बारे में समझते हैं। भारत जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र प्राथमिकता प्राप्त 49 परियोजनाओं को सहायता प्रदान करता है। यानी कि इन दोनों देशों के बीच जो ना वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 49 ऐसे परियोजनाएं हैं जो एक दूसरे की मदद करती है, एक दूसरे को सहायता करती है ना, सहायता प्रदान करता है। उसमें से इनमें विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान में जो ना महिलाओं जैसे भी शामिल है, महिलाओं की भी भूमिका इसमें आपको देखने को मिलती है। तो जहां महिलाएं को भी एक अच्छा मौका मिल रहा है ना, तो ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद रक्षा और सुरक्षा, 2006 के रक्षा सहयोग समझौते के परिणाम स्वरूप आतंकवाद रोधी, साइबर सुरक्षा और डिफेंस के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह का गठन हुआ, जिससे द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिला है। यानी कि क्या हुआ, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में एक संगठन तैयार किया गया था 2006 में। इन समझौते में जो है ना, इनके समझौते में जितने भी आतंकवादी रोधी हो गया, साइबर सुरक्षा हो गया, या डिफेंस के क्षेत्र में जितने भी मतलब दिक्कतें आई, उनके लिए एक संयुक्त तौर पर एक कार्य समूह तैयार किया गया था, जिसको हम लोग द्विपक्षीय सहयोग को, जिससे क्या होता है, द्विपक्षीय सहयोग को क्या हुआ, काफी ज्यादा बढ़ावा देखने को मिली है ना। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके इसके अतिरिक्त हाल ही में जर्मनी ने 6 परंपरागत पांडुलिपियों के निर्माण किया है, जिसमें भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I के कार्यक्रम में भाग लेने में अत्यधिक रुचि दिखाई है। यह भी हमें ध्यान रखना है। आगे क्या कहा जाता है, संयुक्त अभ्यास। इन दोनों देशों के बीच संयुक्त अभ्यास क्या है, जैसे पिछले सेशन में मैंने उनको भी ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी बताया था, इन दोनों देशों के बीच ऐसा अभ्यास है ना। तो उसी प्रकार ये जर्मनी के बीच क्या अभ्यास चलाया गया था, उसमें है आपका मिलन हो गया, पासेक्स हो गया, है ना, पासेक्स हो गया, उसके बाद तरंग शक्ति अभ्यास। ये सब 3 अभ्यास जो है ना इन दोनों देशों के साथ हुआ है। तो आप देखोगे, ध्यान रखना इसको, है ना, मिलन, पासेक, उसके बाद तरंग शक्ति 1 अभ्यास को में भाग लेने के लिए। ठीक है, आगे क्या कहा जाता है, व्यापारिक साझेदारी में वृद्धि। EU चीन व्यापार तनाव के बाद यूरोपीय कंपनियां चीन +1 रणनीति के तहत चीन पर निर्भरता को कम करते हुए भारत के साथ संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दे रही है। मतलब जर्मन जो है ना, क्या हुआ है, जर्मन जो चीन के साथ व्यापार के साथ अब क्या कर रहा है, चीन से ज्यादा भारत के साथ जो है ना संबंध स्थापित करने की ओर ध्यान केंद्रित कर रही है ना। उसी प्रकार दे रहे हैं
जून 2024 में यूरोपीय संघ ने अनुचित व्यापार गतिविधियों में शामिल होने के कारण चीन में विनिर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों पर 38.1% तक का प्रशुल्क लगाया था, है ना। ये भी हमें ध्यान रखना है। उसी प्रकार नेक्स्ट में क्या कहा जाता है, अब देखेंगे हम लोग इन दोनों के बीच चुनौतियां क्या हैं, है ना। चुनौतियों को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। कहीं कट्टा तो नहीं है ना, चलो। क्या कहा जाता है, व्यापार और निवेश संबंधी बाधाएं। भारतीय कंपनियों को यूरोप में अपने उत्पादों पर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसी गैर प्रशुल्क बाधाओं को सामना करना पड़ रहा था। मतलब क्या होता है, ये दोनों देशों के बीच जो है ना एक प्रकार का टैक्स है ना, गैर शुल्क जो बेमतलब का शुल्क है ना, उनको देना पड़ता था, जो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना है। मान के चलो आप पढ़ रहे हो, है ना, मेरे से क्लास कर रहे हो, उसके बाद मान के चलो बीच बीच में किसी प्रकार का ऐड आ रहा है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पर ऐड आ रहा है, क्या होता है आपके लिए तो वो उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं है ना। मान ठीक है ऐड आया तो आपको कुछ सीखने को मिला, भाई ये ऐड ठीक है आपके लिए बेनिफिट है, वो ठीक है। बेमतलब का कोई ऐड आ रहा होगा तो वो गैर प्रशुल्क हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी प्रकार समझ सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आगे है, इसी प्रकार नौकरशाही संबंधी बाधाओं और जटिल कर प्रणाली की वजह से भारत में जर्मनी के होने वाले निवेश में कमी की दर्ज की है। वर्ष 2022 में यह निवेश 25 बिलियन यूरो यानी कि 27 बिलियन डॉलर भारत में निवेश का 20% रहा है। मतलब कि क्या हुआ है, भारत और जर्मनी के बीच जो संबंध था वो 2022 तक में क्या हुआ है, इनके लगभग 25 बिलियन यूरो को हम लोग देखेंगे डॉलर में तो कितना हो जाएगा, लगभग 27 बिलियन डॉलर, ठीक है, लगभग 27 बिलियन डॉलर हो जाता है। और जो कि भारत जो है ना जर्मनी में निवेश किया था, भारत क्या हुआ जर्मनी का निवेश किया था। और लेकिन ये क्या हुआ है, चीन जो है काफी ज्यादा आगे है। चीन में जो उसके निवेश का मात्र यानी कि केवल 20% ही है भाई, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और चीन की भूमिकाएं देखते हैं तो जर्मनी में चीन पर आर्थिक निर्भरता बनी हुई है, इसलिए भारत और चीन विवाद में भारत के पक्ष में जर्मनी का उतना समर्थन नहीं मिलता जितना कि क्वाड देशों जैसे कि यूएसए और जापान ये सब मिलता है ना। ये भी हमें ध्यान रखना है। उसी प्रकार मानवाधिकार की आलोचना, देखिए भारत में भी क्या लगा कहीं ना कहीं मतलब क्षेत्रों में लगातार अनबन चलते रहता है। जैसे हो गया आपका भारत की आंतरिक नीतियां, जैसे हो गया आपका जम्मू कश्मीर मुद्दा, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब क्या है भारत में देखने को मिलता कमियां हैं, है ना। और उसके की आलोचना के क्रम में जर्मनी भारत की कूटनीति अभावनाओं का उतना ख्याल नहीं रखता है। ये सब बातें, ये चुनौतियां देखने को मिल रही है भारत और जर्मनी के बीच, है ना। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या बढ़ रहा है। आगे हम लोग देखेंगे इसकी राह, मतलब आगे की राह क्या हो सकता है, इसमें हम लोग इसको निष्कर्ष के तौर पर भी हम लोग देख सकते हैं। आगे की राह के तौर पर हम लोग देखेंगे तो क्या कहा जा रहा है, मुक्त व्यापार समझौता में क्या होगा, चीन और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर लगभग 300 बिलियन यूरो का है ना। इन दोनों देशों के बीच क्या हुआ, चीन और जर्मनी के बीच, भारत और जर्मनी के बीच उतना भी नहीं है, लेकिन चीन और जर्मनी के बीच लगभग 300 बिलियन यूरो डॉलर, अगर हम लोग का बिलियन डॉलर में तौर पर करेंगे तो लगभग वही 310 बिलियन डॉलर के आसपास होना चाहिए, है ना। लगभग बोल रहा हूं मैं, एडजस्ट नहीं है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये यूरो में दिया गया है। उसका इसमें इस मामले में भारत को चीन से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय यूरोपीय संघ को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। मतलब भारत को इस पर ध्यान देना चाहिए, है ना, जिससे कि ये दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बनाए जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा जाता है हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहभागिता, द्विपक्षीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों के माध्यम से रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ 7वें अंतर सरकारीय परामर्श के दौरान घोषित अवसंरचना के निवेश में समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना आवश्यक हो जाएगा। उसी प्रकार हरित एवं सतत विकास साझेदारी में जैसे पहलों के माध्यम से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, उसके नवीकरणीय ऊर्जा जैसी परियोजनाओं के साथ स्वच्छ तकनीक और संधारणीय विकास में सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इन क्षेत्रों में जब तक नहीं इसमें विकास करेंगे, जब तक नहीं इस पे ध्यान देंगे, तब तक इनकी चिंताएं, इनकी जो ना
मतलब कि इसमें जब तक देंगे ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे उतना ज़्यादा गहरी मित्रता बनेगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे, है ना। उसी प्रकार अगला है आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। आपूर्ति श्रृंखला को इसको क्या करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा मजबूत करेंगे। उसी प्रकार का जैसे कि सेमीकंडक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो गया, औषधियाँ हो गया, मतलब मेडिकल से क्षेत्र में हो गया। और उसका चीन के वर्चस्व को कम करने में जर्मनी और भारत दोनों देशों के को बनाए रखना होगा। साथ ही जर्मनी भारत और मेक इन इंडिया में की पहल पर समर्थन कर सकती है। मतलब जब तक इस पे ध्यान नहीं देंगे तब तक इसकी जो ना आगे बढ़ने की संभावना कम है। इस पे अगर ज्यादा ध्यान देंगे तो भाई दोनों देशों के बीच काफी ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे और दोनों देशों के बीच अच्छी खासी मित्रता बनी रहेगी, है ना। तो इस प्रकार हम लोग इसको राह और इसको हम लोग निष्कर्ष के तौर पर लिख सकते हैं। इस प्रकार हम लोग देखें जर्मनी और भारत के साथ कैसा संबंध है, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितना अब तक रहा है और इसकी क्या समस्याएं, क्या चुनौतियां देखने को मिली है, वो भी हम देख चुके हैं। उसके बाद आगे की राह, अगर हम लोग क्या क्या करेंगे इसमें, इस क्षेत्रों पर अगर ध्यान देंगे तो ये चुनौतियां को कम कर सकते हैं। उन तमाम क्षेत्रों, तमाम टॉपिक्स को, तमाम पॉइंट्स को हम लोग देख चुके हैं, कवर कर चुके हैं। और इससे अगर कोई भी सवाल बनाए जाएंगे तो आप आसानी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का आज के टॉपिक जो ना कंप्लीट हुआ, भारत और जर्मनी का संबंध। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे और सब नए नए देशों के साथ कैसा संबंध रहा है ना। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार क्लास होने वाली है, आप सभी बस हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूं आज के सेशन से आप सभी को काफी कुछ सीखने को मिला होगा और काफी कुछ फायदा मिला होगा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से अपना क्लास का रिव्यू जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।